Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss formal organization. This is the topic that we are going to discuss, the chapter number 5, social groups. बेटा, ऑर्गेनाइजेशंस का नाम तो आपने सुना होगा, जिसको हम कहते हैं तंजीम। ठीक है बेटा, तंजीम। फॉर्मल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी ऐसी तंजीमें जो बनाई जाती हैं सोसाइटी के अंदर इंसानों की मुख्तलिफ नीड्स को कैटर करने के लिए। उनको हम ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। कुछ इनफॉर्मल होती हैं, कुछ फॉर्मल होती हैं। तो हम जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। A century ago, most people lived in small groups of family, friends and neighbors. यानी कि बेटा, अगर आप 100 साल पहले चले जाएं तो अभी आज भी आप लोग देखेंगे तो हम फैमिलीज में रह रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में रह रहे हैं, दोस्तों के साथ रह रहे हैं। लेकिन 100 साल पहले देखेंगे तो ये रुझान बहुत ज्यादा हुआ करता था। आज आपकी जिंदगी के जो मुख्तलिफ पहलू हैं वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले हैं। मिसाल के तौर पर आप हेल्थ को देखें, हेल्थ है, ठीक है। उसके अलावा हेल्थ यानी मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें ब्यूरोक्रेसी बनी हुई होती हैं। ठीक है बेटा, तो वो क्यों बनाई जाती हैं? वो आपकी मुख्तलिफ किस्म की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं। बेटा, जब हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेते हैं तो ये नॉर्मली ब्यूरोक्रेसी की हम बात कर रहे होते हैं। टुडे आवर लाइव्स रिवॉल्व मोर एंड मोर अराउंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। यानी 100 साल पहले आपकी जिंदगी के जितने भी पहलू हुआ करते हैं तो वो सारे के सारे आपके अपने पड़ोस में अपने फैमिली के साथ गुजरते थे। घर घर में रहे हैं, फिर आप थोड़ा बाहर जाते हैं, नेबर्स में के साथ होते हैं, फिर आप अपने रिलेटिव्स के साथ होते हैं। यानी आपका पूरा दिन उसमें ही गुजर जाता है। लेकिन अभी आपकी लाइफ जो है, यानी आपकी लाइफ आसपास घूमती है किसके? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं? दीज आर लार्ज सेकेंडरी ग्रुप्स। यानी ये वो ग्रुप्स होते हैं जो या तो ये अव्वल तो सेकेंडरी होते हैं, उसके बाद बहुत बड़े होते हैं, यानी हजारों लाखों मेंबर्स होते हैं इस ग्रुप्स में। लार्ज सेकेंडरी ग्रुप्स ऑर्गेनाइज टू अचीव देयर गोल्स एफिशिएंटली। उन ग्रुप्स का मकसद क्या होता है कि वो अपने गोल्स को एफिशिएंटली, इफेक्टिवली अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे बेटा, आप आर्मी की मिसाल ले लें, आप पुलिस की मिसाल ले लें। ये क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है बेटा, ये ऑर्गेनाइजेशंस क्यों बनाई जाती हैं? इनके लिए कुछ गोल्स होते हैं जो इन्होंने अचीव करने होते हैं। आर्मी का क्या गोल होता है? आर्मी का गोल होता है अपने मुल्क की हिफाजत करना, सरहदों की हिफाजत करना, दुश्मन के साथ लड़ना। ठीक है बेटा, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। आप देखेंगे आर्मी की ऑर्गेनाइजेशन यानी ब्यूरोक्रेसी का बहुत एक अच्छा मिसाल है। जो जो ब्यूरोक्रेसी के हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे वो सारे के सारे हमें आर्मी की इस ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेंगे। इसी तरह पुलिस की ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो पुलिस की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक बनाई जाती है। किस चीज के लिए बनाई जाती है? सोसाइटी में पीस मेंटेन करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है बेटा, इस तरह से और भी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एस्टेब्लिश की जाती हैं, बनाई जाती हैं। उनको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है। तो बेटा, इसकी डेफिनेशन क्या हुई? लार्ज सेकेंडरी ग्रुप्स, यानी ये क्या होते हैं? लार्ज सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं ऑर्गेनाइज टू अचीव ऑर्गेनाइज टू अचीव देयर गोल्स एफिशिएंटली। यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और जिनको क्यों बनाया जाता है? कुछ मखसूस टास्क, कुछ मखसूस गोल्स अचीव करने के लिए इनको बनाया जाता है। अच्छा बेटा, ब्यूरोक्रेसी जो है यानी कि वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरीन मिसाल है ब्यूरोक्रेसी। बेटा, एक होटल है जिस पर सिर्फ एक बंदा खाना पका रहा है और दूसरा बंदा जो है वो खाना उठाकर लोगों को दे रहा है, और तीसरा बंदा जो है वो टेबल पे बैठा है और वो पैसे ले रहा है लोगों से।
अब ये 3 बंदे काम कर रहे हैं। बेटा जैसे जैसे वो होटल तरक्की करता है, बड़ा होता जा रहा होता है, ठीक है, एक ही वक्त में फिर आप देखते हैं कि 100 जो वेटर्स हैं, 100 जो लोग हैं उस बड़े रेस्टोरेंट में सर्व कर रहे होते हैं, स्वीपर रखे जाते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए अकाउंटेंट रखे जाते हैं, फिर मैनेजर रखे जाते हैं, ठीक है बेटा, फिर उनकी ब्रांचेस होती हैं, फिर रीजनल मैनेजर रखे जाते हैं, फिर यानी कि उनकी एक मरकजी ऑफिस होती है। तो जैसे जैसे काम बढ़ता जा रहा होता है तो बेटा फिर ये जो लोग हैं, 2-3 लोग काफी नहीं होते, फिर एक स्ट्रक्चर बनानी पड़ती है, जो स्ट्रक्चर जो है उस पूरे निजाम को देखती है। हर बंदे का अपना अपना काम होता है, कुछ कवायद कानून होते हैं, हर चीज के लिए एक मखसूस बंदा रखा जाता है। ये सारी चीजें की जाती हैं तब जाकर आपका वो सिस्टम चल पाता है। बेटा ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? बेटा अगर हम कोरोना के इस हालिया वबाई मर्ज में देखें तो हमें सबसे सबसे बेहतरीन मिसाल इसका ये मिलता है कि जो चाइना ने बेटा तरक्की यानी की है, कंट्रोल किया है कोरोना की वबा पर, चाइना ने जो कंट्रोल किया है, इसकी बेटा एक बहुत बड़ी वजह उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी है। ये जो अभी हम 6 उसूल पढ़ेंगे ब्यूरोक्रेसी के, तो उन लोगों की ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हमारे यहाँ आप देखेंगे भाई, गवर्नमेंट मिन्नतें कर रही होती है कि भाई खुदा के वास्ते मास्क पहनो, खुदा के वास्ते वैक्सीन लगाओ। ये चाइना वाले ऐसे नहीं करते, वो खुदा का वास्ता नहीं देते। उनका सिस्टम ही ऐसा बना पड़ा है कि कोई बंदा इनकार कर ही नहीं सकता। उनकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनी पड़ी है कि कोई बंदा इनकार कर ही नहीं सकता। जो सदर मुमलिकत का हुक्म होगा वो नीचे आखिरी बंदे तक ये नहीं चला जाएगा, और सारे के सारे लोग उसको अमल करेंगे, और कोई एक भी अगर अमल नहीं करेगा तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएगा वो बंदा। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई होती है उन लोगों ने। तो हमने देखा कि जो जो पॉलिसियां उन लोगों ने बनाई कोरोना को काउंटर करने के लिए, उनकी सारी पब्लिक ने उनकी पॉलिसीज पर अमल किया। खुशी से अमल नहीं किया, बल्कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनी पड़ी थी कि कोई बंदा ना कर ही नहीं सकता, कोई भी बंदा ना कर ही नहीं सकता। उनकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनी पड़ी थी, उनकी स्ट्रक्चर ऐसी बनी पड़ी थी कि यानी उन्होंने इफेक्टिवली उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया। तो बेटा ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की एक बहुत ही अच्छी मिसाल है। Formal organizations such as corporations and government agencies differ from small primary groups in their formally planned atmosphere। यानी कि बेटा अगर आप कॉरपोरेशंस को देखें, गवर्नमेंट एजेंसीज को देखें, तो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं। और वो स्मॉल प्राइमरी ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, नेबरहुड, इनसे 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 यानी किस हिसाब से मुख्तलिफ होती हैं? बेटा आप देखिए, आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो यूनिवर्सिटी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इदारा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक तंजीम बनी पड़ी है यूनिवर्सिटी में। वहां पे आपको क्या मिलता है? फॉर्मली प्लान्ड एटमॉस्फेयर। फॉर्मली प्लान्ड एटमॉस्फेयर, वहां का जो माहौल होता है फॉर्मल होता है, वहां पे आपको फॉर्मल रहना पड़ता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मल? बेटा फॉर्मल यानी कि यू ट्राई टू कीप योर कंडक्ट अकॉर्डिंग सर्टेन प्रिंसिपल्स। आप क्या करते हैं, अपनी जो कंडक्ट है, अपना जो बिहेवियर है, आप किसी उसूल के हिसाब से वहां पे रखते हैं। ठीक है बेटा, आप मिसाल के तौर पर आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आपकी मर्जी जो चाहे आप करें, आप ऐसे नहीं कर सकते। आप वहां पे क्लास में सो नहीं सकते। तो मुख्तलिफ पाबंदियां हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं, रूल्स रेगुलेशन है जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो मुख्तलिफ पाबंदियां, रूल्स रेगुलेशन, उसूल, ये ज़ाब्ते, कवानीन, ये सारी चीजें फॉर्मल प्लान्ड एटमॉस्फेयर कहलाता है। तो बेटा जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं छोटे छोटे, उनमें इस तरह का कोई माहौल नहीं होता। आप घर में आते हैं तो इस तरह कोई भी सिस्टम नहीं होता जिस तरह से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है। वहां पे आपको मिसाल के तौर पर आप फैमिली में होते हैं तो आप जैसे होते हैं बस आप वैसे रहते हैं। लेकिन आपको ऑर्गेनाइजेशन में जाना होता है जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, तो वहां पे आपको मुख्तलिफ लिबादे ओढ़ कर जाने पड़ते हैं। यानी इवन आप तकलीफ में होते हैं लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट सजा कर वहां पे जाते हैं।
लोगों को अपनी अंदर की बातें नहीं बताते हैं। बाहर से आप एक डिसेंसी मेंटेन करते हैं, अंदर से पता नहीं हम क्या भी हूं, लेकिन बाहर से हम डिसेंसी मेंटेन करके वहां पे हमें यानी कि चलना पड़ता है। तो ये सारी चीजें बेटा फॉर्मल प्लान एटमॉस्फेयर कहलाती हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या चाहे कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो। When you think about it, organizing more than 300 million members of US society is remarkable. 300 मिलियन यानी कि बेटा 30 करोड़ आबादी, अमेरिका की 30 करोड़ आबादी। ये कह रहे हैं कि 30 करोड़ आबादी को यानी मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, उनको रेगुलराइज करना, ये इतना आसान नहीं है। वेदर इट इन्वॉल्व्स पेविंग रोड्स, यानी उन लोगों के लिए अगर रोड बनाने पड़ते हों, कलेक्टिंग टैक्सेस, उन लोगों से अगर हमें टैक्स कलेक्ट करने हो, स्कूलिंग चिल्ड्रन, उन 329 करोड़ लोगों के बच्चों को स्कूलिंग की फैसिलिटीज देनी हो, डिलीवरिंग द मेल, या उन लोगों को हम जो खत वगैरह होते हैं, लेटर्स वगैरह होते हैं, वो अगर हमें देने हो, तो जितनी भी सर्विसेज हम उन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। बेटा यहाँ पे आपने देखा 5-6 डिपार्टमेंट्स का नाम लिया गया है, और ये 5-6 ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं। पेविंग रोड्स, ये रोड रोड का काम कौन करता है? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ठीक है बेटा, तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। कलेक्टिंग टैक्सेस, एफबीआर, फेडरल ब्यूरो ऑफ यानी रेवेन्यू, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो बेटा आपने ये भी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो टैक्स कलेक्ट करती है लोगों से, किस तरह से कलेक्ट करती है, उसका पूरा एक निजाम होता है, उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी पड़ी है जो ये टैक्स कलेक्ट करने का काम करती है। स्कूलिंग चिल्ड्रन, अब अवाम की 30 करोड़ अवाम है अमेरिका की, तो उसको उन लोगों ने उन लोगों के बच्चों को स्कूल भी देना होता है हुकूमत ने, तो स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, स्कूल्स के ऑफिस होती है। ठीक है बेटा, तो उस हिसाब से एक स्ट्रक्चर बनाई जाती है, जिस स्ट्रक्चर में लोगों को तालीम दिलाई दी जाती है। सॉरी, स्कूल्स होते हैं, ऑफिसेज होती हैं, बोर्ड्स होते हैं जहाँ पे उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह बनते हैं, पेपर वगैरह चेक होते हैं, पेपर वगैरह बनते हैं। ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं, और हर ऑर्गेनाइजेशन का बेटा एक मखसूस काम होता है। अब मिसाल के तौर पर बेटा, आप लोग पाकिस्तान में कितने लोग हैं, उनके कितने बच्चे हैं, सबको पढ़ाना है, उनके इम्तिहान लेने हैं। अब आप एक दो बंदा तो ये काम नहीं कर सकता ना, अब ये काम हजारों लाखों लोग कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, हजारों लाखों लोग कर रहे होंगे। लेकिन हजारों लाखों लोगों को क्या, किसको क्या का काम करना है, ये फिर डिवाइड किया जाता है। लोगों की एक स्ट्रक्चर बनाई जाती है, एक बनावट, एक उनकी जो है एक तरतीब बनाई जाती है, उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। कुछ को ज्यादा काम होता है, कुछ को कम होता है, हर किसी को अपना अपना मुख्तलिफ काम होता है, हर कोई अपना अपना काम कर रहा होता है, और अपने अपने काम की रिपोर्ट अपने बड़े अफसर को बता रहा होता है। तो ये पूरी तरतीब की जाती है, तब जाकर ये एक नीड सोसाइटी, पूरी सोसाइटी की पूरी होती है। अब बेटा आपका यहाँ पे सवाल होना चाहिए कि सर, हमारे मुआशरे में कई गांव ऐसे होते हैं जहाँ पे स्कूल ही नहीं है, क्यों नहीं है? तो बेटा ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कमजोरियां हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कमजोरियां हैं, जिस वजह से हमारे अवाम, काफी अवाम जो है वो जाहिल है, अनपढ़ है, पढ़ नहीं सकती, स्कूल की फैसिलिटीज नहीं है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, वो हमारी वीक है, उसमें कई खामियां हैं। अगर आप चाइना में देखते हैं, जापान में देखते हैं, वहां पे तकरीबन 99% लिटरेसी रेट होता है, सारे हर जगह पे आपको स्कूल मिलता है। तो बेटा ये उनकी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी एफिशिएंसी, उनकी ब्यूरोक्रेसी टाइट है, इसी वजह से यानी कि उनकी जो है सारी की सारी आवाम पढ़ी लिखी है। बेटा एक और आपको मिसाल देकर ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट में समझाने की कोशिश करूंगा, वो ये है कि बेटा अगर आप लोग दावत करते हैं, मिसाल के तौर पे छोटे भाई की शादी है या आपकी शादी हो, आप दावत करें, 1000 मेहमानों को आप इनवाइट करें। अब 1000 मेहमानों को पानी पिलाना, उनको बिठाना, उनको खाना देना, ये कोई आसान काम तो नहीं है, 2-3 बंदे तो नहीं कर सकते। उसके लिए आप क्या करेंगे?
काम वाले लोग बुलाएंगे, कम से कम 20-30 लोग होंगे। उन 20-30 का आप एक लीडर मुकर्रर करेंगे। उनमें से 4-5 लोगों को आप पानी पे लगा देंगे, भाई आप लोग पानी पिलाएंगे। 4-5 लोगों को आप सीटिंग अरेंजमेंट पे बिठा देंगे कि आप इंश्योर करें कि कोई भी बंदा खड़ा ना हो, हर किसी को चेयर मिले। बाकी के 15-20 बंदों को आप खाने डिलीवर करने पे लगा देंगे कि आप लोग खाना दें। हर बंदे को एक एक 2-2 टेबल देंगे कि भाई आप इन 2-2 टेबल्स को देखें। तो आपने देखा, काम को आपने डिवाइड किया, एक छोटी सी तरतीब बनाई, तब जाकर आप 1000 बंदों को आप खाना खिला पा रहे हैं। लेकिन बेटा अगर आप पहले से ये सारी तैयारी ना करें, बस अचानक मौके पर 30 बंदे आ जाएं और जिसको जो काम लगे वो करना शुरू कर दे, तो आप देखेंगे किसी को खाना ठीक से मिलेगा नहीं, किसी को पानी नहीं मिलेगा, किसी को ज्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, किसी को मिलेगा ही नहीं। तो बेटा सारे लोगों को खाना मिल जाए, इसके लिए जरूरी है कि आप एक छोटी सी तंजीम बनाएंगे 30-32-35 लोगों की, और छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएंगे, हर ग्रुप को अपना अपना काम देंगे, और उस ग्रुप में हर बंदे का अपना अपना काम होगा उस बंदे की हैसियत के मुताबिक। तो बेटा ये ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। To carry out most of these tasks we rely on large formal organization। यानी कि बेटा सोसाइटी के जितने भी हमने अभी काम डिस्कस किए, आवाम को एजुकेशन देनी होती है, उनके उनसे टैक्स कलेक्ट करने होते हैं, उनको उनको जो हेल्थ फैसिलिटी देनी होती है, और भी मुख्तलिफ किस्म की यानी है जो कि आवाम को देनी होती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, हर नीड के लिए एक मुकम्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। भाई ये अवाम बीमार होती है, उसके लिए हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है बेटा। हॉस्पिटल्स बनाई जाती है, हॉस्पिटल्स की अपनी तंजीम होती है, एमएस होता है, फिर दूसरे डॉक्टर्स होते हैं, फिर वहां पे पियोन होते हैं, क्लर्क होते हैं, पूरी तंजीम होती है जो काम कर रही होती है। एक मशीनरी होती है, उस मशीनरी की वजह से लोगों को हेल्थ फैसिलिटी मिल रही होती है। तो बेटा आप हेल्थ की मिसाल से आप बाकी की मिसाल आप देख लें, आपकी कितनी जरूरियात होती हैं। इवन आप हवाई जहाज पे जाते हैं, यानी हवाई जहाज का सफर करते हैं, तो पीआईए है, पीआईए की अपनी तंजीम है, अपना डिपार्टमेंट है। वहां पे आप देखेंगे कि मुख्तलिफ अफसर्स होते हैं, मुख्तलिफ रैंकिंग के दूसरे अफसर्स होते हैं, हर किसी का अपना अपना काम होता है। टिकट काटने वाले और होते हैं, पैसे लाने लेने वाले और होते हैं, चेकिंग करने वाले और होते हैं। तो ये पूरी तंजीम बनी होती है जो इस पूरी एक काम को देख रही होती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा बेटा, यहां तक कोई सवाल या कोई बात ऐड करना चाह रहे हो? एनीवन? अच्छा चले बेटा, अब हम बेटा डिस्कस करेंगे ब्यूरोक्रेसी को। अभी हमने डिस्कस किया था कि आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। बेटा ऑर्गेनाइजेशन बनाते वक्त ऑर्गेनाइजेशन में एक जो स्ट्रक्चर होती है ना, स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। जैसे आप देखेंगे इंसान का जो वजूद होता है, उसके अंदर स्केलेटन पाया जाता है, स्केलेटन, ठीक है बेटा। स्केलेटन के ऊपर आपकी हड्डियां, खाल, ब्लड वगैरह ये सारा कुछ होता है। तो आप यूं समझें, ऑर्गेनाइजेशन का स्केलेटन ब्यूरोक्रेसी कहलाती है। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी के बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, खुसूसियतें क्या हैं? ब्यूरोक्रेसी की खुसूसियतें क्या हैं? टोटल बेटा 6 खुसूसियतें होती हैं ब्यूरोक्रेसी की। अच्छा सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है? ब्यूरोक्रेसी इज एन ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल। बेटा ये एक मॉडल है जो मैक्स वेबर ने दिया था कि ब्यूरोक्रेसी इस तरह की होनी चाहिए। अच्छा बेटा, ये जो ब्यूरोक्रेसी के हम खुसूसियतें पढ़ेंगे, वो सारी की सारी खुसूसियतें आर्मी के इदारे में पाई जाती हैं। ये 6 की 6 चीजें आर्मी के इदारे में पाई जाती हैं, जिस वजह से आर्मी का इदारा बहुत ज्यादा एफिशिएंट है पाकिस्तान में। चाइना वालों की तरफ देखेंगे तो चाइना वालों की ऑर्गेनाइजेशंस में ये 6 की 6 चीजें पाई जाती है। हमारे यहाँ काफी चीजें होती नहीं है, होती हैं तो बड़ी कमजोर हद तक होती हैं, इसीलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी वीक होती हैं। व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी? ब्यूरोक्रेसी इज एन ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल है, रेशनली डिजाइन टू परफॉर्म टास्क एफिशिएंटली। इसको हम जानबूझकर, इसको हम अपना दिमाग लड़ाकर बनाते हैं, तंजीम को बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं?
ताकि जो काम है वो अच्छी अंदाज से किए जा सकें, टास्क जो है वो परफॉर्म किए जा सके बहुत ही इफेक्टिव वे में। ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियल्स रेगुलरली क्रिएट एंड रिवाइज पॉलिसी टू इंक्रीज एफिशिएंसी। अच्छा बेटा, एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी कहते हैं कम आउटपुट में, कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट लेना, इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी। कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट लेना। फॉर एग्जांपल, एक ड्राइवर है जो आपको लाहौर से कराची 20 घंटे में पहुंचाता है, लेकिन दूसरा ड्राइवर है वो आपको 15 घंटे में पहुंचाता है, तो 15 घंटे में जो आपको पहुंचाता है वो बड़ा एफिशिएंट है। दूसरा मिसाल, एक बंदा है वो 5,000 रुपये लेकर जाता है और उसमें से यानी 10 सूट लेकर आता है, और दूसरा बंदा जाता है 5,000 में 5 सूट लेकर आता है, वही सूट। तो जो 10 सूट लेकर आता है, कम पैसे ज्यादा चीजें, वो एफिशिएंट कहलाता है। तो बेटा एफिशिएंसी क्या होती है? कम वक्त में, कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस अचीव करना, इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी। तो बेटा एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ब्यूरोक्रेट जो होते हैं, ब्यूरोक्रेट वो क्या कर रहे होते हैं? पॉलिसीज को रिवाइज कर रहे होते हैं, पॉलिसीज को क्रिएट कर रहे होते हैं। जब ये देखते हैं कि भाई फला काम बड़ी सुस्त रफ्तारी से चल रहा है, अच्छा क्यों सुस्त रफ्तारी से चल रहा है? क्योंकि मिसाल के तौर पर पासपोर्ट हम जो बनाते हैं, पासपोर्ट बनाने वालों का एक इदारा होता है, वो एक तंजीम होती है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता चला कि भाई लोगों को 15 दिनों के बाद पासपोर्ट मिलते हैं, लेकिन अब उनको 10 दिनों के बाद मिलने चाहिए। अच्छा भाई क्या होता है भाई, बाहर से लोगों को जो है ना वो ठीक से लाइनें नहीं बनाते, उनको क्या करना चाहिए एफिशिएंटली कि भाई वो ठीक से लाइनें बनाए, हर कोई सुकून के साथ आए। भाई उनको जो वो जैसे ही आते हैं तो उनको नंबर अलॉट किए जा सके, ताकि उनको पता चले कि हमारा नंबर कभी ना कभी आएगा। तो बेटा वो क्या करते हैं कि जब हर काम को बेहतर से बेहतर अंदाज से परफॉर्म करने के लिए वो देखते रहते हैं रास्ते की क्या पॉलिसी हम अपनाएं, ताकि ये काम जो है वो हमारा अच्छे से हैंडल हो जाए। तो वो पॉलिसीज को चेंज करते रहते हैं, नई पॉलिसीज क्रिएट करते रहते हैं, फिर उनको रिवाइज करते रहते हैं, उनमें अमेंडमेंट्स करते रहते हैं। किस चीज के लिए? ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी मिल सके। जी बेटा, एफिशिएंसी का मिसाल कोई बताना चाहेगा? एनीवन? आयशा कादिर, आयशा? यस सर। जी बेटा, एफिशिएंसी क्या है? जी बेटा। सर इफ जी जी, गलत ही बताएं, कोई मसला। सर एफिशिएंसी, सर जो कुछ लोग एफिशिएंट होते हैं, अब मुझे प्रॉपर मीनिंग नहीं पता। अच्छा चले ठीक है, कोई कोई इशू नहीं बेटा। अच्छा और कोई बताना चाहेगा? व्हाट इज हेलो एफिशिएंसी? सर। जी। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा, एफिशिएंसी क्या है? सर एफिशिएंसी ये है कि शॉर्ट टाइम में जो है सो ना ज्यादा से ज्यादा काम निकाले, या जैसे कि हम उसको इनपुट जो काम कम दें, वो जो आउटपुट उसकी जो ज्यादा हो, जैसे कोई मशीन वगैरह होती है तो वो एक काबिल जिक्र होती है जो कि ज्यादा से ज्यादा काम निकालती हैं एग्जैक्टली बेटा। कम समय में जो है सो ज्यादा से ज्यादा काम निकालती हैं, तो उसको जो हम एफिशिएंट कहते हैं, एग्जैक्टली एफिशिएंसी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वेल डन। अच्छा बेटा, आप मिसाल के तौर पर अगर हम अपनी एग्रीकल्चर की मिसाल लें, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा एग्रीकल्चर है, 1 एकड़ जो है वो 10 बोरियां देता है, इंडिया वालों का 1 एकड़ 15 बोरियां देता है। तो भाई क्यों ज्यादा देता है? क्योंकि वो लोग एफिशिएंट ज्यादा हैं। वो लोग जी हाँ। पानी, वो कोशिश करते हैं कि हमारा पानी जाया ना हो। आप लोगों ने देखा होगा ये जो वाटर कोर्स होते हैं जमीनों में पानी देने के लिए, मुशर्रफ की गवर्नमेंट में वो पक्के कराए जा रहे थे, पक्के किए जा रहे थे। अब वाटर कोर्स को क्यों पक्का किया जा रहा था? ताकि पानी जो है वो नीचे जमीन में जाया ना हो। ठीक है बेटा, कच्चे वाटर कोर्स में जमीन जी पानी वो निचोड़ लेती है नीचे से, इसीलिए वो पानी जाया ना हो, वो वाटर कोर्स पक्के किए जा रहे थे, सीमेंटेड किए जा रहे थे, ताकि वो पानी कम से कम हमारा जाया हो। तो ये एक एफिशिएंसी की मिसाल है। इसी तरह मुख्तलिफ पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं, मुख्तलिफ नई नई रिसर्च की जाती है, ताकि हम कम से कम
यानी कि इनपुट में हम ज्यादा से ज्यादा फसल हम हासिल कर सकें। बेटा ये एफिशिएंसी की मिसाल है। तो ब्यूरोक्रेसी में, ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी को अचीव किया जाता है, यानी कम से कम समय में, कम से कम वक्त में, कम से कम रिसोर्सेज में हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हासिल करें। दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। एक और मिसाल बेटा बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कॉन्सेप्ट है, एक स्टूडेंट जो है वो 1000 अल्फाज यूज करता है उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में पेपर में फॉर एग्जाम्पल, और दूसरा बच्चा 100 लफ्जों में वो वही कॉन्सेप्ट 100 लफ्जों में एक्सप्लेन करके अपनी जान छुड़ा लेता है। तो दोनों दोनों स्टूडेंट में से वो बच्चा एफिशिएंट है जो कम लफ्जों में अपनी बात मुकम्मल कर देता है। आपने बेटा सीएसएस में देखा होगा, प्रिसीज दिया करते हैं। एक प्रिसीज, प्रिसीज क्या होता है? एक वहां पे आपको पैसेज दिया जाता है, आपको कहा जाता है इस पैसेज को आप छोटा सा करें, यानी पूरा मतलब जो है इस पैसेज का वो भी आ जाए, लेकिन 1/3 हो जाए, यानी अगर 100 लफ्ज हैं तो इसके 30 लफ्जों में आप मुकम्मल ये बात कर लें। तो यहाँ पे भी आपकी एफिशिएंसी देखी जाती है। सर मैं भी कुछ ऐड करना चाहता था। जी बेटा। सर जैसे एफिशिएंसी मतलब कि स्मार्ट वर्क भी हो और हार्ड, मतलब जो दो काम है, एक स्मार्ट वर्क के जरिए किया जाए और दूसरा हार्ड वर्क के जरिए किया जाए, और अगर कोई स्मार्ट वर्क के जरिए कर रहा है तो उसे एफिशिएंसी कहते हैं। जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, स्मार्ट वर्क, डूइंग वर्क स्मार्टली। अच्छा, उसके अलावा टेलीफोन सिस्टम डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी। टेलीफोन सिस्टम डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी सच एज इलेक्ट्रिसिटी, फाइबर ऑप्टिक्स एंड कंप्यूटर्स। अब मिसाल के तौर पर टेलीफोन सिस्टम है, ये जो लैंडलाइन सिस्टम टेलीफोन, अब उसको रन करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कौन सी बिजली चाहिए उसके लिए, फाइबर ऑप्टिक्स की तारें चाहिए, उसके लिए कंप्यूटर चाहिए। ठीक है बेटा, इतनी सारी चीजें चाहिए होती है सिर्फ टेलीफोन के सिस्टम को चलाने के लिए जो आवाम को मैसर होता है। अभी तो घरों में टेलीफोन नहीं है, मोबाइल फोन की वजह से खत्म हो गई है, लेकिन सरकारी ऑफिसों में, बड़े बड़े ऑफिसों में अभी भी फोन पड़ी होती है, टेलीफोन पड़ी होती हैं। But the system could not exist without the organizational capacity to keep track of every telephone call। यानी कि बेटा इसकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी अगर नहीं होगी तो ये सिस्टम चल ही नहीं पाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए जो इस पूरे सिस्टम को लेकर चले। उसका काम क्या होगा? कीप ट्रैक ऑफ एवरी टेलीफोन कॉल, यानी हर टेलीफोन कॉल जो होती है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना। आप जो कुछ बात करते हैं बेटा, ऊपर आपकी चीजें रिकॉर्ड हो रही होती हैं। ठीक है बेटा, तो सिस्टम है, बना हुआ है, इसीलिए ये कॉलें वगैरह रिकॉर्ड होती हैं। रिकॉर्डिंग व्हिच फोन कॉल्ड व्हिच अदर फोन, किस फोन ने किस नंबर से किस नंबर को कॉल गई, इस चीज का भी रिकॉर्ड होता है। आपको पता है ये पुलिस वाले जब इन्वेस्टिगेशंस करते हैं तो वो कहाँ से करते हैं? यहाँ पे रिकॉर्ड होता है जहां से उनको मिलता है। वेन सर एंड फॉर व्हाट्सएप हाउ, कॉल का भी होता है। वेन एंड फॉर हाउ लॉन्ग, कब कॉल की और कितने अरसे तक, कितने मिनट या कितने घंटे तक उस नंबर पे बात की गई। एंड प्रेजेंटिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन टू मिलियंस ऑफ टेलीफोन यूजर्स इन द फॉर्म्स ऑफ अ मंथली बिल। और फिर हर मंथली बिल में आपको वो इंफॉर्मेशन दी जाती है कि भाई आपने इतने मिनट इतने घंटे फोन इस्तेमाल किया था, इन नंबरों पे आपने कॉल की थी, इसीलिए आपका बिल ये हो रहा है। तो ये सारी डेटा आपकी कौन कलेक्ट करता है, कौन बिल बनाता है? किसी एक बंदे का तो काम नहीं है बेटा। तो हजारों लोग होते हैं जो मुख्तलिफ पोजीशंस पे बैठे होते हैं, मुख्तलिफ कैपेसिटी में बैठे होते हैं, उनकी स्पेशलिटीज मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है बेटा, और वो अपना अपना अपनी अपनी हद में रहकर काम कर रहे होते हैं। उस पूरी स्ट्रक्चर को एक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन किसी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए काम कर रही होती है। जी बेटा, क्या कहा? सर मैं कह रहा था कि व्हाट्सएप कॉल का भी होता है रिकॉर्ड। जी बेटा। व्हाट्सएप कॉल का भी सर रिकॉर्ड होता है या नहीं होता उनका? बेटा इसका मुझे इल्म नहीं है। ओके सर। अच्छा बेटा, अब हम आएंगे एलिमेंट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। एलिमेंट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी यानी ब्यूरोक्रेसी के एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स कितने हैं? तो बेटा हम 6 कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन जहां पे हम देख रहे हैं बाकी 6 मिनट का टाइम बच रहा है और ये थोड़ी डिटेल में है, तो ये हम इंशाल्लाह सेकंड सेशन में डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, 5 मिनट का ब्रेक है।